Hello student, myself Anand Dwivedi. Welcome you all to the e-learning class of St. Michael Academy, Bethiya. Dear students, today we are going to study the next part of the first chapter of history, class 10. The next topic is Italy unified. Like Germany, Italy too had a strong history of political fragmentation. जिस तरीके से जर्मनी में हम लोगों ने देखा, वैसे ही इटली के हिस्ट्री में भी बहुत सारे ऐसे राजनीतिक फ्रैगमेंटेशन यहाँ देखने को मिलते हैं. इटालियन वर स्कैटर्ड ओवर डायनेस्टिक स्टेट्स एज वेल एज द मल्टी नेशनल हैब्सबर्ग एम्पायर. जो इटालियंस थे वो बिखरे हुए थे. सेवरल डायनेस्टिक स्टेट्स उनके हुआ करते थे एंड दे वर ऑल्सो अंडर मल्टी नेशनल हैब्सबर्ग एम्पायर. जो हैब्सबर्ग एम्पायर हुआ करता था उसमें भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे जो बाद में जर्मनी के हिस्सा बने. ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द 19th century, इटली वॉज डिवाइडेड इंटू 7 states. ड्यूरिंग मिडल ऑफ 19th century, 19th century के मध्य में यानी 1850 ईस्वी के आसपास इटली डिवाइड हो गया. कितने पार्ट में डिवाइड हुआ? 7 स्टेट्स में डिवाइड हुआ. ऑफ विच ओनली वन, सार्डिनिया पिडमोंट, वॉज रूल्ड बाई एन इटालियन प्रिंसली हाउसेस. इसमें से केवल एक, जिसका नाम था सार्डिनिया पिडमोंट, यह इटालियन प्रिंसली हाउसेस के द्वारा रूल था. द नॉर्थ वॉज अंडर द ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग. जो नॉर्थ का हिस्सा था वो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर के अधीन था. द सेंटर वॉज रूल्ड बाई पोप. और जो बीच का मध्य का हिस्सा था उस पर पोप का शासन हुआ करता था. द सॉदर्न रीजन्स वर अंडर डोमिनियन ऑफ बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन. दक्षिण का जो हिस्सा था वो स्पेन के बर्बन किंग्स के रूल में आता था. इवन द इटालियन लैंग्वेज हैड नॉट acquired वन कॉमन फॉर्म. यहाँ तक कि इटली की जो भाषा थी, इटालियन लैंग्वेज, वो भी अपना एक कॉमन लैंग्वेज का फॉर्म नहीं ले सकी थी. एंड स्टिल हैड मेनी रीजनल एंड लोकल वेरिएशंस. इसमें बहुत सारे रीजनल्स और लोकल वेरिएशंस देखने को मिलते थे. ड्यूरिंग द 1830s, Giuseppe Mazzini had sought to put together a coherent program for unitary Italian Republic. 1830s के दशक में गिसेपी मेजनी ने एक प्रयास किया और सभी को एक साथ मिला करके उसने इटालियन रिपब्लिक को यूनाइट करने का योजना बनाया. He had also formed a secret society called Young Italy. उसने यंग इटली के नाम से एक सीक्रेट सोसाइटी भी बनाई थी फॉर द डिसएमिनेशन ऑफ हिज गोल्स, ताकि वो अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सके. द फेलियर ऑफ रिवोल्यूशनरी अपराइजिंग बोथ इन 1831 एंड 1848 meant that the mantle now fell on Sardinia Piedmont under the ruler King Victor Emmanuel II to unify the Italian states through wars. 1831 और 1848 के रिवॉल्यूशन के फेल हो जाने के बाद अब सार्डिनिया पिडमोंट के ऊपर यह जिम्मेवारी चली गई कि वो ही लड़ाई के माध्यम से इटली के सारे स्टेट्स को यूनाइट करे. इन द आइज ऑफ रूलिंग एलिट्स ऑफ दिस रीजन, इस क्षेत्र के जो प्रशासकीय लोग हुआ करते थे, उनके सामने a unified Italy offered them the possibility of economic development and political dominance. तो उन सब के प्रयास स्वरूप इटली को यूनिफाइड किया गया, यानी इटली को एकीकृत किया गया और इस तरीके से आर्थिक विकास और राजनीतिक वर्चस्व स्थापित की गई. चीफ मिनिस्टर कैबर, who led the movement to unify the regions of Italy, was neither a revolutionary nor a democrat. इटली के विभिन्न क्षेत्रों को यूनिफाइड करने के लिए
जो चीफ मिनिस्टर कैवर हुआ करते थे उन्होंने काफ़ी प्रयास किया, और वो ना ही एक रिवॉल्यूशनरी थे, क्रांतिकारी थे, और ना ही वो एक डेमोक्रेट थे। डेमोक्रेट यानी जनतंत्र के सपोर्टर्स। Like many other wealthy and educated members of Italian elite, he spoke French much better than he did Italian. इटली के दूसरे एलिट्स वर्ग के लोगों की तरह ही ये कैबर भी हुआ करते थे। ये फ्रेंच लैंग्वेज को बोलते थे इटालियन से भी बेहतर, यानी इटालियन भाषा से बेहतर ये फ्रेंच लैंग्वेज बोला करते थे। Through tactful diplomatic alliance with France, engineered by Cavour, Sardinia-Piedmont succeeded in defeating the Austrian forces in 1859. 1859 में ऑस्ट्रियन फोर्सेस को डिफीट करने में कैबर को सफलता मिली, और ये सफलता सार्डिनिया पिडमोंट के सहयोग से इसके नेतृत्व में मिला। अपार्ट फ्रॉम रेगुलर ट्रूप्स, a large number of armed volunteers under the leadership of Giuseppe Garibaldi joined the fray. इस लड़ाई में जो रेगुलर आर्मी थी उसने तो पार्टिसिपेट किया ही, साथ साथ बड़े पैमाने पर वॉलंटियर्स भी इसमें शामिल हुए, और इन सभी ने गैरिबाल्दी के लीडरशिप में इस मूवमेंट को ज्वाइन किया था। In 1860, they marched into South Italy and Kingdom of Two Sicilies and succeeded in winning the support of local peasants in order to drive out the Spanish rulers. 1860s में इन लोगों ने मार्च किया साउथ इटली में, और द किंगडम ऑफ टू सिसिलीज में ये गए, और यहाँ पर उन्होंने वहाँ के लोकल जो पीजेंट्स थे उनके सपोर्ट प्राप्त करने में ये सफलता पा ली है। उन्होंने वहाँ वादा किया कि वो स्पेनिश जो रूलर्स हैं उन्हें वहाँ से खदेड़ देंगे, भगा देंगे। इन 1861 विक्टर इमानुएल सेकेंड वॉज प्रोक्लेम्ड किंग ऑफ यूनाइटेड इटली, और इस तरह से इन 1861 विक्टर इमानुएल सेकेंड को यूनाइटेड इटली का किंग डिक्लेयर किया गया। However, much of the Italian population, among whom rates of literacy were very high, remained blissfully unaware of liberal nationalist ideology. हालांकि इटालियन पॉपुलेशन में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो काफ़ी पढ़े लिखे थे, लेकिन वो हमेशा ही लिबरल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी से अनभिज्ञ रहे। द पीजेंट्स मासेस who had supported गैरिबाल्दी in southern Italy, यानी वे पीजेंट्स लोग जिन्होंने गैरिबाल्दी को सपोर्ट किया था, had never heard of इटालिया, वे लोग इटालिया के बारे में नहीं सुने थे, and believed that ला तालिया was विक्टर इमानुएल्स वाइफ, और वो ये मान रहे थे कि ला तालिया विक्टर इमानुएल्स की वाइफ थी। यहाँ पर आपको दो मैप दिखाया गया है। ये इटली का मैप है जो यूनिफिकेशन के पहले का है। इसमें आप देख सकते हैं अलग अलग क्षेत्रों में यह बटा हुआ है, और यूनिफिकेशन के बाद का मैप यहाँ पर दर्शाया गया है। इसमें ईयर्स भी लिखे गए हैं, किस ईयर में कौन से क्षेत्र यूनिफाइड हुए। लेट्स अंडरस्टैंड द टॉपिक द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। आइए अब समझते हैं ब्रिटेन के केस को। द मॉडल ऑफ नेशन और नेशन स्टेट सम स्कॉलर्स हैव आर्ग्यूड इज ग्रेट ब्रिटेन। कुछ स्कॉलर्स जो नेशन स्टेट के आइडियाज़ दे रहे थे, जो तर्क दे रहे थे, उनका आइडिया था ग्रेट ब्रिटेन का। इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट वॉज नॉट द रिजल्ट ऑफ सडन अपहेवल और रिवॉल्यूशन। ग्रेट ब्रिटेन कि नेशन स्टेट बनने की जो घटना थी वो कोई एक सडन अपहेवल नहीं थी, कोई अचानक होने वाली घटना नहीं थी, या ना ही किसी अचानक रिवॉल्यूशन की वजह से हुआ था। इट वॉज द रिजल्ट ऑफ लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस, यह लंबे समय से चल रहे प्रक्रिया का परिणाम था। देयर वॉज नो ब्रिटिश नेशन प्रायर टू द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी से पहले ब्रिटिश नेशन नाम से कोई राष्ट्र नहीं था।
The primary identities of the people who inhabited the British Isles were ethnic ones. पहले जो ब्रिटेन में लोग रहा करते थे उनकी जो प्राइमरी आइडेंटिटी थी वो उनकी एथनिसिटी से हुआ करती थी, सच एज इंग्लिश, जैसे उनमें से कुछ इंग्लिश थे, कुछ वेल्स थे, एस्कॉट्स थे या आयरिश थे। ऑल ऑफ दीज एथनिक ग्रुप्स हैड देयर ओन कल्चरल एंड पॉलिटिकल ट्रेडिशन। इन सब का अपना अलग एक पॉलिटिकल ट्रेडिशन था, अपना एक अलग कल्चरल ट्रेडिशन था। बट एज द इंग्लिश नेशन स्टेडली ग्रीव इन वेल्थ, जैसे जैसे इंग्लिश नेशन अपनी संपत्ति काफ़ी बढ़ाने लगा, जैसे जैसे इसका पावर बढ़ने लगा, इट वॉज एबल टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस ओवर अदर नेशंस ऑफ आइलैंड्स। तो इस आइलैंड्स के दूसरे नेशन पर भी उसने अपना इन्फ्लुएंस डालना शुरू कर दिया। The English Parliament, who had seized power from monarchy in 1688 at the end of a protracted conflict, was instrument through which a nation-state with England as its center came to be forged. इंग्लिश पार्लियामेंट ने 1868 में मोनार्क से पावर अपने हाथों में ले लिया था और ये वहाँ के जो कन्फ्लिक्ट्स थे उसके एंड का समय था और इसी के द्वारा नेशन स्टेट का भी फॉर्मेशन किया गया। इंग्लैंड इसके सेंटर में रहा और इस तरह से ग्रेट ब्रिटेन का गठन किया गया। द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 between English and Scotland has resulted in the formation of United Kingdom of Great Britain. तो ग्रेट ब्रिटेन की यूनाइटेड किंगडम के फॉर्मेशन 1707 में होता है जब इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में एक एक्ट ऑफ यूनियन साइन होता है। इंग्लैंड वाज एबल टू इम्पोज इट्स इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड और इसका एक महत्वपूर्ण कारण ये भी था कि इंग्लैंड स्कॉटलैंड पर अपना इन्फ्लुएंस कायम करने में सफल रहा था। द ब्रिटिश पार्लियामेंट वॉज हैंसफोर्थ डोमिनेटेड बाई इंग्लिश मेंबर्स। इसके बाद से ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो डोमिनेशन था वो इंग्लिश मेंबर्स का ही था। द ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश आइडेंटिटी मीन द स्कॉटलैंड्स डिस्टिंक्टिव कल्चर एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस वर सिस्टमैटिकली सप्रेस्ड। जैसे जैसे ब्रिटिश आइडेंटिटी का ग्रोथ होने लगा वैसे वैसे स्कॉटलैंड के जो डिस्टिंक्टिव कल्चर थे उनकी जो आइडेंटिटी थी वो सप्रेस होने लगी, उनका खात्मा होने लगा। द कैथलिक क्लेम्स दैट इनहैबिटेड द स्कॉटिश हाईलैंड्स सफर्ड टेरिबल रिप्रेशन व्हेनेवर दे अटेम्प्टेड टू असर्ट देयर इंडिपेंडेंस। जो कैथलिक क्लेम्स हुआ करते थे, क्लेंस यानी अरिस्टोक्रेसी हम कह सकते हैं, जो कैथलिक अरिस्टोक्रेसी थे जो उस समय स्कॉटलैंड के हाईलैंड्स में रहा करते थे, इन लोगों ने जब भी अपने इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर करने की कोशिश की तो उन्हें सप्रेस किया गया था। द स्कॉटिश हाईलैंड्स वर फॉरबिडन टू स्पीक देयर गैलिक लैंग्वेज। ये स्कॉटिश हाईलैंडर्स को उनकी अपनी भाषा जो गैलिक लैंग्वेज था उसको बोलने से भी उन्हें मना कर दिया गया था और वियर देयर नेशनल ड्रेस, और इतना ही नहीं वे अपना नेशनल ड्रेस भी नहीं पहन सकते थे। एंड लार्ज नंबर्स वर फोर्सिबली ड्राइवन आउट ऑफ देयर होमलैंड। बहुत सारे लोगों को ज़बरदस्ती उनके घरों, उनके गृह क्षेत्र से निकाल बाहर कर दिया गया। आयरलैंड सफर्ड अ सिमिलर फेट। ऐसा ही किस्मत आयरलैंड का भी रहा। इट वॉज अ कंट्री डीपली डिवाइडेड बिटवीन कैथलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट। आयरलैंड कैथलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच डिवाइडेड था। द इंग्लिश हेल्प द प्रोटेस्टेंट ऑफ आयरलैंड। अंग्रेजों ने, इंग्लिश ने आयरलैंड के प्रोटेस्टेंट का सपोर्ट किया एंड इनका उद्देश्य क्या था, तो टू एस्टैब्लिश देयर डोमिनेंस ओवर लार्जली कैथलिक कंट्रीज। जो कैथलिक कंट्रीज थे, कैथलिक डोमिनेटेड जो एरिया था उस पर अपना डोमिनेंस एस्टैब्लिश करना इनका उद्देश्य था। कैथलिक रिवोल्ट्स अगेंस्ट ब्रिटिश डोमिनेंस वर सप्रेस्ड। तो जो कैथलिक रिवोल्ट्स थे उनको ब्रिटिश डोमिनेंस के अंतर्गत सप्रेस कर दिया गया, उन्हें दबा दिया गया। कैथलिक लोग उनका सशक्त विद्रोह नहीं कर सके। एंड आफ्टर अ फेल्ड रिवोल्ट लेड बाय उल्फ टोन एंड हिज
United Irishmen 1798, Ireland was forcibly incorporated in United Kingdom in 1801. आयरलैंड वॉज फोर्सेबली इनकॉर्पोरेटेड, आयरलैंड को ताज जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया 1801 में। अ न्यू ब्रिटिश नेशन वॉज फोर्स थ्रू प्रोपगेशन ऑफ डोमिनेंट इंग्लिश कल्चर, इंग्लिश कल्चर के डोमिनेंस के साथ एक नए ब्रिटिश नेशन का निर्माण किया गया। द सिंबल ऑफ न्यू ब्रिटेन द ब्रिटिश फ्लैग यूनियन जैक, और फिर नए ब्रिटेन के लिए नए नए सिंबल को इनकॉर्पोरेट किया गया, जिसमें से एक था यूनियन जैक जो वहाँ का ब्रिटिश फ्लैग हुआ करता था। द नेशनल एंथेम गॉड सेव आवर नोबल किंग, वहाँ का नेशनल एंथेम बनाया गया गॉड सेव आवर नोबल किंग के गीत को। एंड द इंग्लिश लैंग्वेज वर एक्टिवली प्रमोटेड, इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट किया गया। एंड ओल्डर nations survived only as subordinate partners in this union, और इस यूनियन में जो बाकी राष्ट्र थे वो केवल सबॉर्डिनेट के रूप में ही सरवाइव कर सके। तो ये था आज का चैप्टर। हम लोग अगले क्लास में फिर पढ़ेंगे विजुअलाइजिंग द नेशन। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।